अच्छा अच्छा, चक्कर भगवा का तो मजाक कर दे रहे हम। वो चक्कर। यस सर एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट है। सो ग्रेट एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट को। हमने लास्ट क्लास में हमारे लिनक्स मशीन को सेटअप कर दिया है। अब उसे यूज लेना है और उसके बारे में समझना है ना। इससे पहले कि मैं उसके प्रैक्टिकल कमांड्स की तरफ आपको ले जाऊं, उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, वो है उसका फाइल सिस्टम। यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना डेटा कहाँ रखता है, कैसे रखता है और काम कैसे करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट अलाउ मी फ्यू मिनट्स। यस सनम। सर मतलब मैं लास्ट 2 दिन से मतलब लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने रिकॉर्डिंग देखा। ठीक है, मतलब मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन सर वो जो मतलब पहले से मतलब मैं VMware डाउनलोड था, ठीक है, आपने नया एक वर्जन दिया, वो पुराना वाला डिलीट नहीं हो रहा मेरे को। मेरे से पुराना वाला डिलीट, आपने वो कंट्रोल पैनल में जाके कुछ किया था ना, चेंज करके वहां से डिलीट किया। मैंने वीडियो देखा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है मेरे से। ठीक है। ठीक है सनम, मुझे थोड़ी देर में एक बार रिमाइंड करा देना। पहले मैं कुछ हिस्सा पढ़ा देता हूँ, और जैसे अपन टॉपिक एंड होगा आप मुझे एक बार चैट में ड्रॉप कर देना, याद दिलाने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए, और अपन स्क्रीन शेयर करके रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है। सर मतलब चल रहा है, काली लिनक्स चल रहा है, शुरू हो गया मेरा काली लिनक्स। अच्छा चल रहा है तो VMware फिर पुराना वाला रखा है ऐसा? हाँ मतलब मैंने 3 4 महीने पहले डाउनलोड किया था भैया, मेरे पुराना वाला है। हाँ तो इट्स ओके ना, कोई इशू नहीं है, प्रोफेशनल वर्जन है ना वो। हाँ प्रोफेसर वर्जन है, मतलब मैंने तो फिर आपने क्या बोल दिक्कत बोला है? था ना अपडेट अपडेट मत देने के लिए, मैंने अपडेट दिए थे पहले ही। कोई बात नहीं, हमें एक प्रोफेशनल वर्जन चाहिए। प्रोफेशनल वर्जन अगर सेटअप है तो परफेक्ट है। अब अपडेट आए तो मत करना, क्योंकि उसके नए अपडेट्स में इशू है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। सो एवरीवन, यहाँ पे ध्यान देना, हम बात करने वाले हैं लिनक्स फाइल सिस्टम की। इससे पहले मैं लिनक्स फाइल सिस्टम के टॉपिक को स्टार्ट करूँ, हमें ये फाइल सिस्टम वर्ड मतलब क्या है, या इसकी जरूरत क्या है, इसका काम क्या है, वो समझना पड़ेगा। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हम सब लोग फेमिलियर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी ने यूज लिया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? चैट में अपडेट करना मुझे। लिया है, ठीक है। तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सी ड्राइव है, दो तीन पार्टीशंस बनते हैं हर डिवाइस में, तो जो सी ड्राइव है, वो सी ड्राइव क्या काम आता है, क्या यूज है सी ड्राइव का? वेरी गुड संदीप। सब लोग रिप्लाई दो अपनी अपनी तरफ से, कोशिश करो। सी ड्राइव का क्या काम है, क्या यूज है सी ड्राइव का? सर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, उसका सारा डेटा सी ड्राइव के अंदर स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल भी इवन सी ड्राइव में ही होता है ना। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपने फोल्डर्स बना देता है। हर एक फोल्डर का काम फिक्स है कि उसमें किस तरीके का डेटा आना चाहिए। जैसे प्रोग्राम फाइल है तो उसमें सारे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जाते हैं। प्रोग्राम फाइल 86 नाम का फोल्डर है, उसमें सारे 32 बिट्स के इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जाते हैं। यूजर नाम का फोल्डर है, उसमें सारे यूजर्स जाते हैं। तो हर एक फोल्डर का काम फिक्स है कि उसमें किस तरीके का डेटा आना चाहिए। तो ये जो हर एक फोल्डर का काम फिक्स है, ये है हमारा विंडोज का फाइल सिस्टम। तो अगर मैं आज अपने फाइल मैनेजर में जाऊं और यहाँ से सी ड्राइव में जाऊं, तो आप देखोगे सी ड्राइव में आपको जितने भी फोल्डर्स दिख रहे हैं, हर एक फोल्डर का काम फिक्स है। सारा डेटा विंडोज ने बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम यही इंस्टॉल हुआ है, वो अपना सारा डेटा भी यही लिखता है। तो ये पूरा का पूरा मेरे विंडोज का फाइल सिस्टम है। हमें पता होना चाहिए कि किस फोल्डर का काम क्या है, उसमें किस तरीके का डेटा आता है, ताकि फ्यूचर में जाके हम मॉडिफिकेशन कर पाए। कोई एडवांस एक्शन अगर हमें परफॉर्म करना है तो हम कर पाए। इस पूरे विंडोज की होम लोकेशन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है?
यानी विंडोज के होम लोकेशन का नाम क्या है? तो सर वो है सी ड्राइव, C:/। सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे C:// एड्रेस में, है ना? ये जो C:// है ये मेरे विंडोज का होम लोकेशन है, या आप कह सकते हो मेरे विंडोज का रूट लोकेशन है, या आप कह सकते हो ये इसके फाइल सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके अंदर सारे फोल्डर्स है, हर एक फोल्डर का काम फिक्स है। तो जैसे विंडोज ने इंस्टॉल होते हुए अपना एक पार्टीशन रखा, अपना एक नाम रखा, अपना सारा फोल्डर वहां पे रखा, और हर एक फोल्डर में फिक्स है कि इस तरीके का डेटा आएगा, उसी तरीके से लिनक्स ने भी करा। जब आप अपनी मशीन में एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो वो भी अपने लिए एक पार्टीशन सिलेक्ट करेगा, यस और नो? डेफिनेटली करेगा, जहां पे वो अपना खुद इंस्टॉल होगा, अपना सारा डेटा रखेगा। बस डिफरेंस क्या है कि सर जो विंडोज था उसके पार्टीशन का नाम सी ड्राइव था, C:// लिनक्स के पार्टीशन का नाम है स्लैश, केवल एक स्लैश। ये जो स्लैश लोकेशन है इसे असल में रूट लोकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है एवरीवन? रूट लोकेशन। जितने भी फोल्डर्स लिनक्स क्रिएट करता है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आता है वो सारे इसी के अंदर पड़े रहेंगे, इस स्लैश के अंदर। तो इस रूट लोकेशन में सारा डेटा रहेगा, सारे फोल्डर्स रहेंगे, हर एक फोल्डर का काम फिक्स है किसमें क्या डेटा आना चाहिए। हमें बस यही समझना है किस फोल्डर में क्या डेटा जाता है। जैसे बात करते हैं इस स्लैश में यानी इस रूट लोकेशन में पड़े हुए सबसे पहले फोल्डर की, जो कि है बिन फोल्डर। फोल्डर्स को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। तो अगर मैं किसी की डेफिनेशन बोलते बोलते डायरेक्टरी वर्ड का यूज लूं तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब फोल्डर है। और मैं इतना उम्मीद करता हूं कि सबको एक फाइल और एक फोल्डर के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता होगा। पता है सभी को फाइल और फोल्डर्स के बीच का डिफरेंस? चैट में अपडेट करो एवरीवन। सर फाइल एक ऐसी चीज होती है जिसमें डेटा रखा जाता है, जिसका एक एक्सटेंशन होता है, जैसे .txt आशीष.txt, आशीष.png, जेपीजी। लेकिन फोल्डर एक ऐसी एंटिटी है जिसमें कई सारे और फोल्डर्स और फाइल्स आ सकती है। ये फोल्डर की खासियत होती है कि इसमें कई सारे फाइल्स और फोल्डर्स आ सकते हैं। हमने कहा ठीक है। अब ये जो बिन फोल्डर है, बिन डायरेक्टरी है, इसमें क्या डेटा आ रहा है? तो बिन डायरेक्टरी की डेफिनेशन कह रही है कि इसमें जाते हैं सारे बेसिक प्रोग्राम्स। इसका मतलब अगर आज मैं मेरे लिनक्स मशीन में जाता हूं और कोई भी कमांड टर्मिनल के अंदर रन करता हूं, अगर आपको कोई एक कमांड भी पता है, ls हो गया, cd हो गया, mv हो गया, कोई भी कमांड अगर आपको पता है, आप जब वो कमांड लिखते हो तो एग्जैक्टली क्या टास्क होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, ये कहीं तो लिखा होगा। बिन फोल्डर में लिखा रहता है कि आपने जो भी कमांड्स लिखे, आपने जो भी कोड टर्मिनल पे लिखा, उसको लिखने पे एग्जैक्टली काम क्या होना चाहिए, वो सारा डेटा बिन में लिखा रहेगा कि आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स क्या लिखने पे क्या होना चाहिए, वो सब बिन के अंदर पड़ा रहता है। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? बिन फोल्डर में क्या डेटा रहता है एवरीवन? आप जो भी कमांड्स लिखते हो, किस कमांड को लिखने पे क्या टास्क होना चाहिए, इसका प्रोग्राम, इसका कोड बिन फोल्डर में पड़ा रहता है। हमने कहा ठीक है। फिर आती है एसबिन फोल्डर की बात, एसबिन डायरेक्टरी की बात। इसमें क्या डेटा आता है? तो एसबिन में जाते हैं सारे सिस्टम प्रोग्राम्स, यानी सर वो सारे सॉफ्टवेयर, वो सारे कमांड्स जो डायरेक्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करने के लिए बनाए गए थे, उनका सारा डेटा एसबिन फोल्डर में जाता है। जैसे कि अगर मैं विंडोज का एग्जांपल लूं तो विंडोज में टास्क मैनेजर है जो टास्क को मैनेज करता है, फाइल मैनेजर है जो फाइल्स को मैनेज करता है, स्टोरेज मैनेजर है स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करता है, ड्राइवर मैनेजर है, डिवाइस मैनेजर है। ये सब वो सॉफ्टवेयर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद कर रहे हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर सके, वो सभी डिवाइसेस को अच्छे से मैनेज कर सके। करेक्ट? तो सर हर वो सॉफ्टवेयर, हर वो कोड, हर वो प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है उसकी मदद के लिए बनाया गया है, उसका सारा डेटा एसबिन में जाएगा। और सारे नॉर्मल कोड्स, नॉर्मल कमांड्स सारे बिन फोल्डर में जाएंगे। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर की। हमेशा ध्यान रखना जब भी मैं किसी जगह पे कहता हूँ इंपॉर्टेंट है तो वो बात आपको नोट करनी है, उसे मार्क करना है, क्योंकि वो आगे लगातार काम आती रहेगी। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर जिसका नाम है ईटीसी फोल्डर, ईटीसी डायरेक्टरी। क्या काम है ईटीसी डायरेक्टरी का, कैसे हमारे लिए यूजफुल है? ईटीसी फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जिसमें हर एक सॉफ्टवेयर की, मेरी मशीन में आज जितने भी टूल्स इंस्टॉल है ना, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, हर एक सॉफ्टवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल होती है, जिससे हम इजी लैंग्वेज में सेटिंग्स की फाइल कहते हैं, है ना,
तो ये सेटिंग्स की जो भी फाइल है ये सारी ईटीसी फोल्डर में रहती है। हर एक सॉफ्टवेयर की कुछ बेसिक सेटिंग्स तो होती होगी ना, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होती होगी, जैसे वो बाय डिफॉल्ट कहाँ रखा रहेगा, उसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या होगा, अगर कोई डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है तो वो क्या होगा, वो कौन सी पोर्ट पे काम करेगा, ये सब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस है, सब सेटिंग्स है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर मेरी मशीन में इंस्टॉल हो, उसकी सेटिंग्स की फाइल आपको हमेशा ईटीसी फोल्डर में ही देखने को मिलेगी, यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ईटीसी फोल्डर में ही देखने को मिलेगी। समझ आया सभी को, ये बात क्लियर हुआ? ग्रेट। देन हमारे पास आता है टेम्प फोल्डर। टेम्प फोल्डर में किस तरीके का डेटा स्टोर होता है? तो सर टेम्प में जाती है सारी टेम्परेरी फाइल्स। अब टेम्परेरी फाइल्स क्या है तो समझाता हूँ। मान लो अगर आज मैंने एक फाइल क्रिएट करी या एक फाइल बनी हुई थी, मैं किसी भी फाइल में आशीष.txt नाम की एक फाइल थी ऐसे, है ना, मैं इस फाइल में कुछ चेंजेस करने लग गया। तो जब भी आप किसी फाइल में कोई डेटा लिख रहे होते हो, कुछ मॉडिफाई कर रहे होते हो, कुछ चेंज कर रहे होते हो, तो उस ड्यूरेशन के लिए जब तक मैं उस फाइल में कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एवरीवन। ओके, हाँ यार ध्यान देना। तो सर जब तक मैं किसी भी फाइल में कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, तो उस ड्यूरेशन के लिए, उस टाइम के लिए इस फाइल की एक क्लोन फाइल बनती है। क्या बनती है? बिल्कुल एज इट इज दिखने वाली एक और क्लोन फाइल। ये क्लोन फाइल इसका हिस्ट्री, इसका डेटा रिकॉर्ड करती रहती है। मैं जो भी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ना, वो डेटा रिकॉर्ड करती रहती है, ठीक है। इसी वजह से अगर मुझे कोई ऑपरेशन रिवर्ट करना होता है या वापस पीछे आना होता है, यानी अंडू एंड रीडू करना होता है, तो मैं बहुत आसानी से कर पाता हूँ। आपने भी सोचा होगा ना कभी अंडू रीडू कैसे हो पा रहा है, मैंने कुछ भी लिखा, फिर मैंने उसे रिवर्ट कर दिया, फिर वापस नए फॉर्म में आ गया। ये डेटा कहाँ सेव हो रहा है? ये डेटा सेव होता है एक ऐसी क्लोन फाइल में जो कुछ देर के लिए बनाई गई है। इस क्लोन फाइल को जो कुछ देर के लिए बनाया गया है, इसे हम कहते हैं टेम्प फाइल, यानी टेम्पररी फाइल, ठीक है। इसका गोल क्या है कि जब तक आप उस फाइल में काम कर रहे हो तब तक उसका डेटा रिकॉर्ड करने के लिए एक टेम्पररी फाइल होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने इस फाइल में अपना टास्क पूरा कर लिया, इसे सेव कर दिया, फिर बंद कर दिया, तो अब तो आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, तो ये फाइल डिलीट हो जानी चाहिए थी। बट ऐसा देखा जाता है कि ये फाइल्स कई बार डिलीट नहीं हो पाती और ये पड़ी रहती है टेम्प नाम के फोल्डर में। तो टेम्प फोल्डर में मुझे सारी टेम्पररी फाइल्स देखने को मिल जाती है, जो मेरी फाइल्स का पास्ट अपने पास रखती है, उनका जो पास्ट है वो अपने अंदर स्टोर रखती है। क्लियर है? सभी को समझ आ गया? तो सर हो सकता है ये आशीष.txt नाम की फाइल थी, इसमें कोई पासवर्ड लिखा हुआ था, आपने देखा यार इस फाइल में तो पासवर्ड नहीं होना चाहिए, आपने यहां से आके पासवर्ड हटा दिया। अगर इसकी टेम्प फाइल आज भी टेम्प फोल्डर में पड़ी है, तो फिर ये पासवर्ड जो है वो वापस एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है, वो पासवर्ड जो आपने डिलीट कर दिया तो वापस लाया जा सकता है। तो ये डेटा हैकर्स के लिए काम का साबित होता है। टेम्प का जो फाइल्स है वो कई बार काम की भी साबित होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। देन मेरे पास आता है यूजर बिन नाम का फोल्डर। इसके आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस, बस इतना ही लिखा है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ये मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यूजर बिन में क्या डेटा जाएगा? टैम्प रिपीट करूं, ध्यान से सुनना। टैम्प का मतलब है टेम्परेरी, और इसका मतलब है कि सर जब भी आप एक फाइल में काम करते हो, उस फाइल की एक टेम्परेरी फाइल बनती है, वो टेम्परेरी फाइल टेम्प फोल्डर में पड़ी रहती है। उस टेम्परेरी फाइल का काम है अपनी मेन फाइल का जो डेटा है, जो हिस्ट्री है कि उसमें पहले क्या लिखा हुआ था, क्या क्या चेंजेस हुए, वो रिकॉर्ड रखना। तो हैकर्स अक्सर क्या करते हैं, टेम्परेरी फोल्डर में जाते हैं, उसके अंदर रखी हुई फाइल्स देखते हैं और उसमें से काम का डेटा निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां ज्यादातर वो डेटा देखने को मिलता है जो ओनर डिलीट कर चुका है, चेंज कर चुका है। क्लियर? गुड। अब मेरे पास आता है यूजर बिन फोल्डर। इसके आगे लिखा हुआ है सर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन का मतलब क्या है? इसका ये कहना है कि जितने भी सॉफ्टवेयर एक यूजर ने इंस्टॉल करे हैं, हर वो सॉफ्टवेयर जो मैंने मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करे हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, फाइल मैनेजर हो, कुछ भी हो, जितने भी सॉफ्टवेयर आपने अपने ब्राउजर, आपने अपनी मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करें, उनका सारा मेन डेटा, जो मेन फाइल फोल्डर्स होंगे, वो यूजर बिन फोल्डर में जाएंगे।
यूजर बिन फोल्डर में मेरे सारे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर का डेटा पड़ा होगा, ठीक है। और जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो ना, वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी लाता है, कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स लाता है, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्टेबल फाइल जो कभी ना कभी उसके काम आ सकती है। वो सारा एक्स्ट्रा डेटा यूजर शेयर फोल्डर में जाता है। क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन की सपोर्ट और डेटा फाइल। तो जो भी ऐप इंस्टॉल होगा वो तो यूजर बिन में जाएगा, और उस ऐप का जो भी एक्स्ट्रा डेटा है, सपोर्टेबल फाइल्स है ना, डेटा फाइल्स हैं, वो सारी की सारी यूजर शेयर में जाके रख दी जाती है, जो कभी ना कभी काम आएगी, एक्स्ट्रा डेटा है, ठीक है। देन मेरे पास आता है होम फोल्डर। अब होम फोल्डर क्या काम का है, तो एक बार रिकॉल करते हैं, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हम विंडोज चलाते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने यूजर्स बनाए जा सकते हैं, कितने यूजर मैं क्रिएट कर सकता हूँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम में? सर काफी सारे। मैं कितने भी यूजर्स बना दूं, हमेशा यूजर्स के दो टाइप्स डिफाइन करे गए हैं हर बार के लिए। एक तो यूजर टाइप है गेस्ट यूजर। करेक्ट एवरीवन, विंडोज के कंपैरिजन में बता रहा हूं। एक यूजर होता है गेस्ट यूजर, जिसके पास कम पावर्स होती है, जो पावर्स होती है वो कम होती है, वो छोटे मोटे टास्क कर सकता है, अपने बेसिक काम कर सकता है। एक यूजर होता है एडमिन यूजर, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर कहते हैं, है ना। तो अब ये जो एडमिन यूजर है, ये एक ऐसा यूजर है जिसके पास फुल पावर है, जो अपने पूरे डिवाइस में, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां चाहे जो चाहे कर सकता है। करेक्ट एवरीवन? इसका मतलब ये आप सभी ने देखा होगा, जब भी मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, अनइंस्टॉल करता हूँ, विंडोज में इंस्टॉल करता हूँ, अनइंस्टॉल करता हूँ, या कोई सेटिंग्स चेंज करता हूँ, तो मेरे सामने एक पॉपअप आता है जो मुझसे एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मांग रहा होता है, यस और नो में। करेक्ट? एडमिन की ताकत मांग रहा होता है, पावर्स मांग रहा होता है, हम यस करते हैं तो वो काम होता है। तो यही हमें समझा रहा है, हर मशीन में हर ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरीके के यूजर्स होते हैं, गेस्ट यूजर और एक एडमिन यूजर। लिनक्स के केस में फर्क कितना है, गेस्ट यूजर लिनक्स में भी है, एडमिन यूजर लिनक्स में भी है, बट एडमिन यूजर्स को लिनक्स में रूट यूजर कहा जाता है, केवल नाम बदला है ना। एडमिन यूजर को लिनक्स में क्या कहा जाता है? रूट यूजर कहा जाता है, केवल नाम चेंज हुआ है। होम फोल्डर में क्या डेटा आता है? होम फोल्डर में आते हैं सारे के सारे गेस्ट यूजर्स, पर्सनल डायरेक्टरीज ऑफ यूजर्स, और कौन से यूजर? गेस्ट यूजर। यानी आज मैंने जितने भी गेस्ट अकाउंट बनाए हैं, उन सबका डेटा होम फोल्डर में स्टोर होगा लिनक्स के अंदर। तो मान लेते हैं मैंने डब्ल्यू एस क्यूबटेक नाम का गेस्ट अकाउंट बनाया, तो होम में डब्ल्यू एस क्यूबटेक नाम का एक फोल्डर होगा, और उसके अंदर उसका डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस, गेम्स, वो जो फोल्डर्स हम विंडोज में देखते हैं ना, वही सारे फोल्डर्स यहाँ भी होंगे। लेकिन जो आपका एडमिन यूजर है, जिसे लिनक्स में रूट यूजर कहा जाता है, उसका एक अलग से फोल्डर बना हुआ होगा। ध्यान देना, ये जो लोकेशन थी, एक स्लैश, इसे हम रूट लोकेशन कहते हैं। और यहां मैं रूट यूजर की बात कर रहा हूं या रूट फोल्डर की बात कर रहा हूं। रूट फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर एडमिन का सारा डेटा रहेगा। होम डायरेक्टरी ऑफ सुपर यूजर यानी एडमिन, तो आपके जो एडमिन यूजर है, जो रूट यूजर है, उसका सारा डेटा रूट फोल्डर के अंदर सेव होता है। क्या मैं ये मान सकता हूं कि आप सभी को ये फाइल सिस्टम अच्छे से समझ आ चुका है कि किस फोल्डर में क्या डेटा पड़ा रहता है लिनक्स में? फोल्डर्स और भी बहुत सारे हैं, पर ये समझना हमारे लिए जरूरी था। गुड। अब हम लिनक्स को चलाना सीखना चाहेंगे। लिनक्स पे जो है कमांड्स, उन पे हम थोड़ा, जैसा रहा में मिनट देखते हैं अशफाक। अपडेट जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। लेट्स सी, है ना। ठीक है। तो हमें क्या करना है सर? हमें विंडोज कमांड सीखना है, और कमांड सीखने के लिए हम एक काम करेंगे। हम जाएंगे हमारे VMware में, जो काली मशीन हमने सेटअप करी है उसे स्टार्ट करेंगे, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, और अब कमांड्स को प्रैक्टिस करेंगे। कमांड्स को प्रैक्टिस करने के लिए हमने कहा क्यों ना हम एक बार, है ना, काली को आराम से देख लें। भाई काली में क्या क्या टूल्स है, क्या क्या हैकर्स है, उसका एक बेसिक आइडिया ले लें, तो हमें इसको यूज लेना आसान हो जाएगा। दूसरा, हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो चलाया ही है, तो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस बस इतना होगा कि हम ग्राफिकली चीजें कम करना पसंद करेंगे। ग्राफिकली जो भी हम टास्क करते थे, उसे हम थोड़ा कम करेंगे, हम कमांड्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। काली काली लिख के मैंने लॉगिन कर लिया है ना, अपनी काली मशीन को।
मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो जो सबसे पहला आइकन है ये ऑल एप्लीकेशंस वाला आइकन है, जो विंडोज में भी होता है बट वो यहाँ नीचे होता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे और सबकी कैटेगरी बना रखी है अच्छे से। तो सारा का सारा डेटा मुझे यहाँ पे आराम से विजिबल होगा, जो भी मुझे चाहिए। हमने कहा ठीक है। अगर मैं इसको यूज नहीं लेना चाहूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये डेस्कटॉप है, ये है मेरा फाइल मैनेजर। मैंने इस पर क्लिक करा, ओपन फोल्डर पे क्लिक करा तो बिल्कुल विंडोज जैसे ही मेरे पास एक फाइल मैनेजर आ जाएगा जो सभी को विजिबल होगा। सभी फाइल, सभी फोल्डर, सब कुछ इसमें आराम से दिखेंगे, है ना। फुल डिस्प्ले कर देता हूँ। विजिबल है फाइल मैनेजर सभी को। हमने कहा ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये फाइल एडिटर है जिसकी मदद से मैं फाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ। टेक्स्ट फाइल, यस पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, है ना। मैं अभी तो इसको डिलीट कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, अभी काम की नहीं है ये मेरे। बट यहाँ से मैं नोटपैड की तरह टेक्स्ट फाइल्स बना सकता हूँ। फिर मेरे पास आया मेरा ब्राउजर फायरफॉक्स, और ये रहा हमारा टर्मिनल। हम चाहते हैं टर्मिनल पे हमारा जो कमांड है हम स्ट्रॉन्ग बना सके, यानी टर्मिनल को हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से यूज ले सके। ठीक है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं और वो डेली लाइफ की एक्टिविटीज जो हम ग्राफिकली परफॉर्म करते हैं उन्हें कमांड लाइन के जरिए करना सीख लेते हैं। तो हम टर्मिनल को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, शायद इतना सभी को विजिबल होगा अच्छे से। अब इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, मैं जाता हूँ पहले मेरे फाइल मैनेजर पे। देखो जब हमने फाइल मैनेजर स्टार्ट करा तो सब कुछ ग्राफिकल दिख रहा है। अगर मैं फाइल मैनेजर पे जाकर मेरी लोकेशन जानना चाहूँ कि अभी मैं किस फोल्डर पे बैठा हूँ, तो मैं इस एड्रेस बार पे क्लिक कर देता हूँ। जब क्लिक करता हूँ तो ये बताता है कि आप होम फोल्डर के अंदर काली नाम का एक फोल्डर है, ये आपकी करंट लोकेशन है, अभी आप यहाँ बैठे हो। इस फोल्डर में रखा हुआ जितना भी डेटा है वो सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सारी फाइल्स और फोल्डर्स मुझे दिख रही है काली में रखी हुई। ये काम अगर मैं कमांड लाइन के जरिए करना चाहता तो कैसे करता। तो सर आप जाओ अपने टर्मिनल पे, आपको अपनी लोकेशन जाननी है सबसे पहले कि आपकी लोकेशन क्या है, आप अभी किस फोल्डर में बैठे हो। तो उसके लिए आप कमांड लिखो PWD, जिसका फुल फॉर्म है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये बताता है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। तो उसने मुझे बताया कि आप करंटली होम फोल्डर है और उसमें काली नाम का फोल्डर है, वहां बैठे हो। हमने कहा ठीक है। लक्षित, एक बार मशीन को पावर ऑफ करके फिर से स्टार्ट कर दो, वो सही हो जाएगा। एक बात ध्यान देना सब लोग, पहले ही बता देता हूँ, हमने जो काली का भी नया वर्जन इंस्टॉल करा है इसमें एक एरर है। कई बार ऐसा होगा कि जब आप काली मशीन को स्टार्ट करोगे तो ये एक एरर दिखाएगी, वो चालू नहीं होगी। आपको कुछ नहीं करना है, उसे यहां से ये जो क्रॉस बटन है ना, इससे फोर्सफुली पावर ऑफ कर दो और फिर से स्टार्ट कर दो, वो सही हो जाएगी अपना आप। ठीक है। चलो अब कमांड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सर आपने जैसे ही PWD लिखा इसने बता दिया कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। मैंने देखा कि मेरी लोकेशन और फाइल मैनेजर की लोकेशन तो बिल्कुल सेम है। होम काली ये भी है, होम काली में मैं भी बैठा हूँ। बट यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि क्या क्या फाइल्स और फोल्डर्स पड़े हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पड़ा है, डाउनलोड्स पड़ा है, म्यूजिक पड़ा है, कैमफिश पड़ा है, नीलेश पड़ा है, अलग अलग फाइल फोल्डर्स पड़े हैं। तो मैं अपने टर्मिनल पे गया, मैंने यहाँ पे ls कमांड लिखा। ls का काम है लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो जिस तरीके से मैं वहां पे ग्राफिकली सभी फाइल फोल्डर्स देख पा रहा था, यहाँ भी देख पाऊंगा ls कमांड की मदद से। मैंने एंटर प्रेस करा तो इसने मुझे सारा डेटा दिखाया, ये सारे फाइल फोल्डर दिखा रहा, देखो कैमफिश, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, वो सारे फोल्डर्स जो वहां मैं ग्राफिकली देख रहा था फाइलों फोल्डर, वो सब यहाँ भी दिख रहे हैं। हमने कहा ठीक है। अच्छा अब अगर मैं फिर से फाइल मैनेजर में जाऊं, मेरा वॉइस ऑडिबल है सभी को? यस एवरीवन, क्या मेरी वॉइस क्लियर ऑडिबल है सभी को? ठीक है। सो आकाश एक बार आप रीजॉइन करके देखो, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करके देखो आकाश। अशोक पहले जो भी मैं करा रहा हूँ वो देखते जाना, ठीक है। फिर क्लास एंड होने के बाद उसे प्रैक्टिस कर लेना, चाहो तो अभी उसे नोट भी कर लेना या फिर चाहो तो रिकॉर्डिंग देख के एक बार रिकॉल कर लेना, तो अभी आप सब कुछ समझ पाओगे, फिर रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कर पाओगे।
ओके, अब यहाँ ध्यान देना। तो मान लेते हैं कि एक म्यूजिक नाम का फोल्डर है, मैं इस फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं डबल क्लिक करूंगा, फोल्डर के अंदर पहुंच जाऊंगा। कितना आसानी से पहुंच गया। क्या मैं कमांड लाइन में भी ऐसा कर सकता हूँ? सर म्यूजिक नाम का फोल्डर यहाँ पड़ा है, लेट्स सी, देखते हैं। हाँ सर पड़ा है। मैं इस फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, लोकेशन बदलना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मेरी लोकेशन क्या हो गई, यहाँ मेरी लोकेशन हो गई होम काली म्यूजिक। कुछ ऐसे ही मैं यहाँ भी चाहता हूँ, तो मैं कमांड लिखूंगा cd स्पेस म्यूजिक। जो भी फोल्डर का नाम था ना वो एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा। तो इसका मतलब है cd कमांड का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। इसकी मदद से आप किसी भी फोल्डर पे जा सकते हो, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जंप करने के लिए, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए cd कमांड काम आता है। तो cd के आगे मैंने एक फोल्डर का नाम लिखा, एंटर प्रेस कर दिया। मुझे नहीं पता मेरी करंट लोकेशन क्या है, कैसे चेक करूं एवरीवन? कैसे देखूं मेरी लोकेशन क्या है, फिलहाल मैं किस फोल्डर में बैठा हूं? सो जैसा आपने अभी बताया पीडब्ल्यूडी कमांड के जरिए एंटर प्रेस करो, हम देख सकते हैं होम काली म्यूजिक में मैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। फोकस सब लोग बना के रखना, जल्दी समझ आ जाएगा, सब याद भी हो जाएंगे कमांड। तो हम यहाँ आ चुके हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि म्यूजिक फोल्डर के अंदर क्या क्या डेटा रखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ ग्राफिकली देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ कमांड लाइन में देखना चाहता हूँ। कैसे देखूँ कि इस फोल्डर में क्या डेटा पड़ा है? ls कमांड, ls लिखा है, इसने मुझे बता दिया यहाँ कैम्फिश नाम का एक फोल्डर है, लोकल टू नेट नाम की फाइल है, स्टॉर्म बेकर नाम का फोल्डर है और टॉप ब्राउजर नाम का फोल्डर है। फाइल फोल्डर्स दिखा रहा है। हमने कहा ठीक है। मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा मान लो कि मुझे एक फोल्डर बैक आना है, तो यहाँ तो मैं बहुत आसानी से ऐसे क्लिक कर दूंगा और मैं वापस खाली फोल्डर में आ चुका हूँ। यहाँ क्या करूँ? तो सर एक फोल्डर बैक आने के लिए आप कमांड लिखते हो cd स्पेस डॉट डॉट, दो बार डॉट, ठीक है, स्पेस देके दो बार डॉट, एंटर प्रेस करोगे और pwd लिखोगे तो आप देखोगे आपकी भी लोकेशन बदल चुकी है, आप भी एक फोल्डर बैक आ गए हो वापस। हमने कहा ठीक है, तीन टास्क तो बेसिक समझ आए, ls pwd और cd। अब हमने कहा एक काम करते हैं, या तो ऐसे ही रैंडमली ये प्रैक्टिस करते करते गलती से मैंने ls स्पेस हाइफन एल लिख दिया, ऐसा मान लो। ऐसे ही टेस्टिंग करते करते मैंने गलती से ls हाइफन एल लिख दिया, एंटर प्रेस करा, तो मैंने देखा कि सर अब जो फाइल जो फोल्डर्स मुझे दिखाए जा रहे हैं उसका डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है। पहले तो फोल्डर का या फाइल का नाम आ रहा था बस, अब तो नाम के साथ एक्स्ट्रा डेटा लिखा हुआ है। ये कैसे आ रहा है हमें नहीं पता। तो हमें एक बात समझ आई कि सर हमारे लिए सारे कमांड्स, उन सभी के अलग अलग फंक्शंस याद रखना तो फिजिबल नहीं है। बहुत सारे कमांड्स है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा सपोर्ट होना चाहिए जिससे हम जब चाहे जो कमांड्स के बारे में डेटा कलेक्ट कर सके, कि वो क्या है, कैसे काम करेंगे, कैसे यूज लेना है। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा, या फिर आपके सपोर्ट के लिए क्या कमांड काम आएंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहला कमांड जो हमारी मदद करेगा हमारे सपोर्ट के लिए, वो है हाइफन हाइफन हेल्प। ये कैसे काम आता है? एलएस का नेम जो है वो लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स है, फुल फॉर्म है ना, लिस्ट कहते हैं वैसे तो, लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स इसका फुल, इसकी वर्किंग है, ठीक है। ऑल द एग्जैक्ट थोड़ा सर्च कर लेना, आइडिया लग जाएगा। सर आइफन आइफन हेल्प क्या काम करता है? अगर मुझे किसी भी कमांड के बारे में जानना है, जैसे अशोक का कमांड था सर एलएस, क्या उसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैं उस कमांड को स्टार्टिंग में लिख दूंगा और उसके बाद हाइफन हाइफन हेल्प लिख दूंगा, ताकि उस कमांड से रिलेटेड मेरे मन में जो भी डाउट्स हो शायद यहाँ क्लियर हो सके। वो कमांड क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर फंक्शंस क्या क्या है, उसे यूज कैसे लिया जाए, ये सब। मैंने एंटर प्रेस करा, तो मैंने देखा मेरे पास इस कमांड की हेल्प आ गई। अब स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे मैंने कमांड लिखा, इसने बताया कि इसको यूज लेने का तरीका ये है। फिर इसने इसके बारे में बताया कि एलएस का मतलब है लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, और इसने ये भी लिखा है कि बाय डिफॉल्ट जब आप एलएस के आगे कोई एड्रेस नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट आप जिस लोकेशन पे हो, जो आपका होम लोकेशन है, उसी का डेटा दिखाता है। हमने कहा ठीक है। फिर हमने स्क्रॉल डाउन करा तो हमने देखा कि सर यहाँ पे इसके बहुत सारे फंक्शन जो अलग अलग काम करते हैं। हमने कहा हमने भी तो एक फंक्शन यूज किया था हाइफन एल, देखते हैं वो क्या काम कर रहा है। हमने स्क्रॉल डाउन करा और हमने देखा कि यहाँ पे हाइफन एल नाम का एक फंक्शन है जिसके आगे लिखा हुआ है यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। यानी ये कह रहा है कि मैं आपको नॉर्मल डेटा नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ज्यादा डिटेल में डेटा दिखाऊंगा, एक बड़े फॉर्मेट में डेटा दिखाऊंगा, यानी ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर की।
तो इसका मतलब जब हमने ls-l लिखा था तो इसने मुझे ज्यादा डिटेल में आउटपुट लाके दिया था। ठीक है, जूम इन और जूम आउट कैसे करना है मैं बता दूंगा अभी, थोड़ा ज्यादा जल्दी अर्ली हो जाएगा। वैसे शॉर्टकट है इसका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के जरिए जूम इन कर सकते हो, कंट्रोल माइनस के जरिए, केवल कंट्रोल माइनस के जरिए जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे दिक्कत हो तो राइट क्लिक कर लेना, जूम इन जूम आउट दिख जाएगा। ठीक है, जूम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस। चलो वापस इधर आ जाओ। तो सर हमने हेल्प के जरिए समझ तो लिया कि भाई ls-l क्या काम करता है। इसके साथ एक और कमांड है। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई हेल्प के आउटपुट से मैं सेटिस्फाई ना हूं, हो सकता है कई बार कि हेल्प से मुझे मेरे सवाल का जवाब ना मिला हो, तो मैं ऐसे में एक और कमांड का यूज ले सकता हूं जिसका नाम है मैन। मैन का फुल फॉर्म है मैनुअल। ये मुझे मेरे कमांड की मैनुअल दिखाता है। आज अगर हम हमारे घर में भी कोई डिवाइस खरीद के लाते हैं तो उसके साथ उसकी एक मैनुअल बुक आती है। उस मैनुअल बुक में सब कुछ बता रखा है कि उसको कैसे यूज लेना है, अच्छे से समझा रखा है। तो मैन भी वही है, हर एक सॉफ्टवेयर का मैनुअल है जिसकी मदद से मुझे उसे यूज लेना अच्छे से आ जाता है, समझ आ जाता है। तो इसको यूज कैसे लिया जाए? सर हेल्प को आपने कैसे यूज लिया था, पहले आप कमांड लिखोगे, स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प लिखोगे। मैन को बिल्कुल उल्टे तरीके से यूज लेना है, यानी पहले हम मैन लिखेंगे फिर हम कमांड लिखेंगे। तो मैंने एलएस की हेल्प जानना चाहता हूँ, एलएस के बारे में डिटेल में जानना चाहता हूँ, तो मैन स्पेस एलएस लिखूंगा, एंटर प्रेस करा। अब इसकी मैनुअल मेरे सामने आ चुकी है। पहले इसने अपना नाम बताया, अपने बारे में बताया, अपना यूज लेने का तरीका यानी सिंटेक्स बताया, फिर उसके बाद इसने अपनी डेफिनेशन के साथ साथ हर एक फंक्शन बताया, है ना, जिसमें हमें हमारा हाइफन एल भी दिखने को मिल जाएगा। ये रहा हाइफन एल, यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। तो मैं देख रहा हूं कि हेल्प के कंपैरिजन में इसने डेटा बहुत अच्छे से अरेंज करके दिखाया है। करेक्ट, डेटा बहुत अच्छे से मैनेज्ड है यहाँ पे। ये रही इसकी पूरी मैनुअल। अब अगर मेरा काम हो गया है, मैंने अपनी जो भी डेटा मुझे चाहिए था, जो भी क्वेश्चंस मेरे थे वो उनका आंसर मुझे मिल गया, तो मैं इससे बाहर आना चाहूंगा। यहाँ लिखा हुआ है क्यू बटन प्रेस करो क्विट करने के लिए। तो मैं मेरे कीबोर्ड पे मैं क्यू बटन प्रेस करूंगा और मैं इस मैनुअल से बाहर आ जाऊंगा। तो क्या आप सभी को एलएस, पीडब्ल्यूडी, सीडी, हेल्प और मैन क्लियर हुए? ये पांचों कमांड समझ आए? हमने कहा ठीक है, पांचों कमांड्स क्लियर हो गए। अब हम और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो सर कोई भी नॉर्मल यूजर क्या क्या करेगा? अगर ग्राफिकली बात करूं तो वो फोल्डर बनाएगा। जैसे मान लो मैं म्यूजिक फोल्डर में गया, अब मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, नया फोल्डर। तो क्या करूंगा? बहुत इजीली राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, फाइल से, डॉक्यूमेंट से फाइल बन जाएगी। फोल्डर पे क्रिएट करूंगा, इस फोल्डर का नाम पूछ रहा है, जो भी नाम लिखूंगा फोल्डर बन जाएगा। फिलहाल मैं ग्राफिकली तो नहीं बनाना चाहता, मैं कमांड लाइन के जरिए फोल्डर बनाना चाहता हूँ। तो हमने कहा एक काम करते हैं, पहले चलते हैं म्यूजिक फोल्डर में। तो हमने लिखा सीडी म्यूजिक, मतलब किसी भी फोल्डर में जा सकते हैं। इस फोल्डर में फाइल्स कम पड़ी है इसलिए ये आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे 3 फोल्डर पड़े हैं, एक फाइल पड़ी है। ठीक है, मैं एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ। वेरी गुड अविनाश। इसके लिए हम कमांड लिखेंगे mkdir। इसका फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी, यानी फोल्डर बनाने का कमांड। mk मतलब मेक और dir मतलब डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर, है ना। तो फोल्डर बनाने का कमांड क्या है? mkdir। और यूज लेने के लिए कुछ नहीं करना है, फोल्डर का नाम बता दो। जैसे मैं चाहता हूँ टेस्ट नाम का फोल्डर बनाना, तो मैंने इसके आगे फोल्डर का नाम लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया। कोई एरर तो इसने नहीं दिया। कैसे चेक करूं फोल्डर बना है कि नहीं बना है एवरीवन? ls कमांड के जरिए क्या फोल्डर बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। अच्छा, अगर मुझे इस फोल्डर को कहीं कॉपी करना हो, कहीं मूव करना हो, कहीं पे डिलीट करना हो, तो कैसे करूंगा? तो पहले कॉपी करना सीखते हैं। मैं चाहता हूँ इस फोल्डर की एक कॉपी फाइल बना दूं किसी दूसरे फोल्डर में। तो वो कैसे होगा? उसके लिए आप कमांड यूज लेते हो सीपी। सीपी का फुल फॉर्म है कॉपी पेस्ट, है ना। यूज लेने का तरीका बहुत आसान है। इसका क्या, आपको बस इसको ये बताना है कि भाई किसको कॉपी करना है और कहाँ पे कॉपी करना है। तो मैंने बोला कि भाई मैं जहाँ पे हूँ यहाँ तो टेस्ट नाम का एक फोल्डर है, इसे कॉपी कर दो। स्पेस दिया और अब बताऊंगा कहाँ कॉपी करना है। बस लोकेशन यानी एड्रेस हमेशा पूरा देना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक काम करो, होम फोल्डर के अंदर स्लैश में, होम फोल्डर के अंदर काली नाम का एक फोल्डर है, वहां पे
किस नाम से फोल्डर में जाए, कौन से फोल्डर में जाए, पिक्चर्स नाम का एक फोल्डर है, ठीक है। इस पिक्चर्स नाम के फोल्डर में मैं चला गया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो इसने मुझे एक एरर दिया। सभी को विजिबल होगा, एरर है -r नॉट स्पेसिफाइड। अच्छा, एक और अच्छी बात ध्यान देना सब लोग, जरूरी है। आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी कमांड लिख रहे हो, जब भी एरर आएगा ना, एरर हमेशा हमारी मदद करने के लिए आता है। वो हमें बताता है कि आपने क्या गलती करी है, और ये भी बता देता है कि उसे सॉल्व कैसे करोगे ज्यादातर। तो इसने बोला कि भाई एक एरर है, आपने -r तो लिखा ही नहीं, ऐसा ये मुझे कह रहा है कि आपने -r नहीं लिखा। ओमिटिंग डायरेक्टरी, यानी आप इस फोल्डर को कॉपी नहीं कर सकते बिना -r के। अब मैं जानना चाहता हूं कि -r क्या काम करता है, कैसे जानूंगा एवरीवन? सर हेल्प या मैन के जरिए, अभी अभी सीखा था हमने। तो मैंने लिखा मैन स्पेस सीपी, एंटर प्रेस करा, तो इसका मेरे पास मैन स्पेस -r नहीं लिखेंगे, मैन स्पेस कमांड लिखेंगे, उस कमांड के सारे फंक्शन आ जाएंगे, उनमें -r ढूंढेंगे हम। तो हमने देखा -r कहाँ, ये रहा -r। इसके आगे लिखा हुआ है रिकर्सिव, इसकी डेफिनेशन कह रही है कॉपी डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। यानी ये कह रहा है कि जब भी आपको एक फोल्डर को कॉपी करना है ना, तो आपको -r यूज लेना चाहिए। ये इसका फंक्शन है। मैंने कहा ठीक है, क्यू बटन पे क्लिक करा और कमांड लिखा, यानी लास्ट कमांड के आगे -r दे दिया। क्या ये कमांड अब सही है? किसको कॉपी करना है, कहाँ कॉपी करना है, और -r लिख दिया क्योंकि मैं फोल्डर को कॉपी कर रहा था। एंटर प्रेस करा, एरर नहीं आया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई पिक्चर्स फोल्डर में वो डेटा कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कैसे देखूंगा एवरीवन? सर आप लिखोगे सीडी और उसके आगे पूरा एड्रेस। मैंने लिखा सीडी, फिर /home /काली। पूरा एड्रेस लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान देना सब लोग, है ना। किसी भी फोल्डर में आपको जाना है ना, तो उसका पूरा एड्रेस लिखना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ कि वो फोल्डर मेरे सेम लोकेशन पे हो। तो मैंने लिखा सीडी काली, फिर पिक्चर्स, एंटर प्रेस करा, ls करा। क्या टेस्ट नाम का फोल्डर यहाँ कॉपी हो चुका है एवरीवन? हो चुका है। हमने कहा ठीक है, कॉपी तो कर लिया। अब मैं मूव करना चाहता हूँ, मूव का मतलब यहां से उठा के कहीं और रखना चाहता हूँ। यहाँ नहीं रहेगा ये, जहां रखूंगा वहां जाएगा। तो उसके लिए हम कमांड यूज लेंगे mv। mv का मतलब है मूव, है ना। मूव के आगे आपको बताना है किसको मूव करना है, कहाँ मूव करना है। तो मैंने कहा कि सर ये टेस्ट नाम का फोल्डर है, इसको आप मूव करो। और कहाँ मूव करो? तो होम के अंदर, काली के अंदर, और डेस्कटॉप पे रख दें। एंटर प्रेस करा, कोई एरर नहीं दिया इसने, इसने -r भी नहीं मांगा। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे देखिए डेस्कटॉप पे डेटा पड़ा है या नहीं पड़ा है एवरीवन? चलो एक चैलेंज है आप सभी के लिए, बिना सीडी कमांड के, बिना सीडी कमांड का यूज लिए मैं कैसे देखूं कि डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर मूव हुआ है या नहीं हुआ है? वेरी गुड संदीप, काफी हद तक आंसर सही है, थोड़ा सा गलत है बट इट्स गुड। कंसेप्ट क्लियर है, नाइस। सर अभी आपकी लोकेशन क्या है? अभी आपकी लोकेशन है पिक्चर्स। आप देखना चाहते हो कि डेस्कटॉप फोल्डर में फोल्डर कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप ls का यूज लो। ls के आगे उसको बता दो कि भाई आप कौन से फोल्डर का डेटा देखना चाहते हो, क्योंकि जब आप कुछ नहीं बताते हो तब तो वो आपका डेटा दिखा, आपके करंट लोकेशन का डेटा दिखाता है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई होम में जाकर, काली में जाकर, पिक्चर्स नहीं, डेस्कटॉप नाम के फोल्डर में क्या क्या डेटा है दिखाओ, तो ऐसा करने पे ना ही मेरी लोकेशन बदलेगी, मैंने सीडी कमांड तो लिखा नहीं, रहूंगा मैं पिक्चर्स फोल्डर में ही। बट मैं डेस्कटॉप फोल्डर में क्या क्या रखा हुआ देख सकता हूँ। क्या डेस्कटॉप फोल्डर में टेस्ट नाम का फोल्डर पड़ा है? अगर मैं केवल ls लिखता तो पिक्चर्स का डेटा दिखता। क्या पिक्चर्स में अब टेस्ट फोल्डर पड़ा है एवरीवन? यानी मेरा मूव सक्सेसफुली हो गया, यहाँ नहीं पड़ा है, यहाँ पड़ा है ना? तो ls के आगे जो भी एड्रेस दोगे वो उसका डेटा दिखा देगा बिना वहां जाए। हमने कहा ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं? तो हमने कॉपी कर लिया, क्रिएट कर दिया, मूव कर दिया। अब मैं डिलीट करना चाहूँ तो पहले मैं जाता हूँ उस फोल्डर में जहाँ फोल्डर रखा हुआ है, जैसे कि होम, काली, डेस्कटॉप में, है ना। बिल्कुल सही अविनाश, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, बट हाँ बिल्कुल सही बात है ये। तो हमने ls लिखा,
यहाँ पे टेस्ट नाम का फोल्डर है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं कमांड लिखूंगा RMDIR, ठीक है, स्पेस फोल्डर का नाम, एंटर प्रेस करा, LS करा, क्या फोल्डर डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। बट एक बात का ध्यान रखना, RMDIR का फुल फॉर्म था रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव फोल्डर। ये कमांड बाय डिफॉल्ट केवल और केवल एम्प्टी फोल्डर्स, खाली फोल्डर्स को ही डिलीट करता है। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश करी जिसमें पहले से कुछ डेटा पड़ा है, तो ये उसे डिलीट नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई RMDIR स्पेस, ये जो फोल्डर है, ये एक फोल्डर है, इसमें डेटा पड़ा है, मुझे याद है ना? तो मैंने इस फोल्डर का नाम लिख दिया, मैंने कहा इसे डिलीट करो। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये बोल रहा है फेल टू रिमूव दिस डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, बोल रहा है फोल्डर खाली नहीं है, हम डिलीट नहीं कर सकते। ऐसे में क्या करें? ऐसे में एक और कमांड है जो कि है RM। RM का मतलब है रिमूव। ये फाइल्स को रिमूव करने के काम आता है और ये फोल्डर को भी रिमूव कर सकता है। तो आपने RM लिखा, स्पेस, आपको जो फोल्डर डिलीट करना था उसका नाम लिख दिया। बस इसे डिलीट करने के लिए हो सकता है ये मुझसे कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा मांगे। मैंने एंटर प्रेस करा, इसने एरर दिया, कैन नॉट रिमूव इज अ डायरेक्टरी। तो मुझे याद आया कि फोल्डर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए CP ने भी एक कमांड दिया था, -R। शायद वो कमांड RM के अंदर भी हो। तो हमने मैन स्पेस RM लिखा और हमने देखा कि RM के अंदर भी -R नाम का कमांड है जो कह रहा है रिमूव डायरेक्टरीज, यानी फोल्डर को डिलीट करता है और उसके कंटेंट को, उसके अंदर रखे हुए डेटा को रिकर्सिवली। हमने कहा ठीक है, यानी ये फोल्डर्स उसके अंदर रखे हुए डेटा को क्लियर करने का काम करता है। तो हमने हमारे लास्ट कमांड में एक -R ऑप्शन, सॉरी, एक -R ऑप्शन और ऐड कर दिया। हाँ, एंटर प्रेस करा, ये मुझे एक इशू दे रहा है, वो मेरे अलग इशू है, वो रूट परमिशन का इशू है, बट वो मैं आपको बता दूंगा, है ना, अभी एक दो दिनों में वो भी सीख जाएंगे। इन शॉर्ट -R और RM की मदद से मैं किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकता हूँ। क्या ये बात सभी को समझ आ गई, क्लियर हो गया अच्छे से? सर अब तक हमने क्या क्या कमांड देखे? तो अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री कमांड लिखता हूँ तो ये मुझे बताएगा अभी तक आपने क्या क्या कमांड्स रन करे हैं। आपको कहाँ से ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है यहाँ से, इस PWD से। तो अब तक हमने ये कमांड्स प्रैक्टिस करे हैं और मैं चाहूंगा कि आज आप लोग इन कमांड्स को एक बार प्रैक्टिस करके देखो, ताकि मैं कल आपको और एडवांस लेवल के सारे कमांड्स करवा सकूं। गॉट इट एवरीवन? थोड़ा फेमिलियर हो जाओ एक बार आज यूज लेकर, ताकि मैं उसको और अगले लेवल तक ले जा सकूं। क्लियर है सभी को? परफेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट। देन सो बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आप में से किसी के कुछ एरर आ रहा था जो मैंने कहा था क्लास के एंड में, मुझे रिमाइंड करा देना किसका एरर था। ओके आकाश, नो इश्यूज, एक बार रिकॉल कर लेना, क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी देख लेना ताकि रिकॉल अच्छे से कर लो। सर मेरा ना हाँ सर। मतलब वो मैंने पहले डाउनलोड किया था ना VMware, तो मतलब वो अनस्टॉल नहीं हो रहा है, तो नया कैसे डाउनलोड करूँ? अच्छा, बट आपने तो फिर मुझे बताया कि अब आपके पास तो VMware का प्रोफेशनल वर्जन पड़ा है ना? हाँ पड़ा है, मतलब जरूरी है ठीक है, क्या? फिर तो मत करो डिलीट, कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ओके देन, सो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे। बाय एवरीवन एंड गुडनेस सबको, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? हाँ, एक और बहुत जरूरी बात ध्यान देना सब लोग, शायद मैंने पहले से बताया हो, शायद नहीं बताया, एक बार फिर से कह देता हूँ मैं, क्या है, आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, कई मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल्स में पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उस वक्त पढ़ने पे समझ नहीं आते या मजा नहीं आता, कोई वैल्यू नहीं बनाते, नाम के लिए हम पढ़ लेते हैं बट कोई काम नहीं आते। वो टॉपिक्स मैंने अभी स्किप करे हैं ताकि वो हम सही टाइम आने पे पढ़े। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है कि आपके जब बैच एंड होंगे तब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो किसी भी रीजन से रह गया हो। अगर होगा तो बैच एंड ही नहीं होगा, हम पढ़ेंगे, है ना? लेकिन उस टॉपिक को सही टाइम पे पढ़ेंगे तो मजा आएगा, सीखने को मिलेगा, समझ आएगा, यूज उसका वो वैल्यू क्रिएट करेगा। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम आगे चल के आराम से पढ़ेंगे। आप लोग जो डेली क्लास में पढ़ा रहे हो एंजॉय करते रहना। जब जिस दिन कोर्स में कहूंगा एंड हो गया, उस दिन कोई भी टॉपिक बचा नहीं होगा। ओके? यस अशफाक? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरा एक इस सेमेस्टर में ना इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम नाम का एक सब्जेक्ट है, उसमें
नेटवर्क स्कैनिंग में वायर शार्क नाम का कुछ सॉफ्टवेयर से नेटवर्क स्कैनिंग करवाया गया है, तो वो आप मतलब सिखा देंगे ना ये कोर्स में? देखा है आपने? क्या? आवाज नहीं आ रही। कहाँ पे देखा? नहीं, मेरा जो सेमिस्टर का एक सब्जेक्ट है ना, उसमें नेटवर्क स्कैनिंग नाम का एक आ, समझा, समझ गया, हाँ। समझ गया। आपके सब्जेक्ट में है, कोर्स उसमें है जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, वायर शार्क से नेटवर्क स्कैनिंग नहीं होती। वायर शार्क से नेटवर्किंग में आता जाता डेटा हम देख पाते हैं। ये मैं करवाऊंगा, आपको वायर शार्क समझ भी आ जाएगा, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा में जाके भी हाँ, कुछ चीजें बता मतलब उस दूंगा। वायर शार्क क्या है वो नेटवर्क आपको समझ आ कैप्चर। जाएगा। ओके ओके, मतलब नेटवर्क है? कैप्चर। हाँ, नेटवर्क कैप्चर करता है, नेटवर्किंग की जो बातचीत होती है ना वो दिखाता है। तो वो मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता दूंगा। वो स्कैनिंग नहीं करता। यस मुकेश। सर इसमें वो रिफ्रेश नहीं होता है क्या? मैं 3 4 बार वो राइट क्लिक करके देखा, रिफ्रेश का ऑप्शन कुछ काली कौन सा वाला। रिफ्रेश? मतलब वो विंडो में जैसे रिफ्रेश करते हैं अपन, जैसे ही स्टार्ट करते हैं मशीन को। अच्छा, हाँ, वो काली में नहीं करते हम। अच्छा चलो ठीक है। ओके देन, बाय एवरीवन एंड गुडनेस सबको। बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास